हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप स्वस्थ ही होंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिंह सर को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नए नए अपडेट्स आपको रोज मिलते रहें। कल हम बात कर रहे थे दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके। आज हम बात करेंगे वाष्पन क्या है। वाष्पन क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इवापरेशन। वाष्पन को अंग्रेजी में कहते हैं इवापरेशन। वाष्पन समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे क्वथनांक की। मान लीजिए ये जल है, इसको नीचे से हम उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा। उष्मा देने का मतलब कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब ये कब बॉयल करता है, इसका क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको पता ही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह पानी क्या करता है? पूरा का पूरा उबलने लगता है और सारा भाप बन के निकल जाता है। ठीक। लेकिन वाष्पन की क्रिया में मान लीजिए सतह पर कुछ जल है, यह बिना क्वथनांक के, यानी क्वथनांक का टेम्परेचर 100 है, तो बिना क्वथनांक के ताप पर आए किसी भी ताप पर वाष्पित होते रहते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वथनांक पे जब बॉयल होता है और ये वाष्प बनता है, तब इसको हम वाष्पन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। बट जब क्वथनांक के बिना, क्वथनांक के ताप पर आए बिना कोई द्रव गैस की अवस्था में चला जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन या वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। ये कैसे होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। जैसे ये वाटर है, हमने जल को लिया हुआ है, सारे जल के ड्रॉप्स हैं, सारे जल के कण हैं। आप तो जानते हैं जल के जो कण होते हैं इधर उधर गतिशील होते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। इनका यह नेचर है, चाहे ठोस के कण हो, चाहे गैस के कण हो, चाहे द्रव के कण हो। क्या होता है इनका नेचर? क्या है? इधर उधर गति करना। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये वाला ये कण हमने यहाँ ले लिया, ध्यान समझिएगा, और ये कण हमने यहाँ ले लिया। अब इनका नेचर है चूंकि गति करने का, तो जब आपस में गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। और ये जो कण होते हैं, सारे कणों के जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। सारे कणों की जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सारे कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है भिन्न भिन्न होती है। एक जैसा कोई गतिज ऊर्जा किसी भी कण में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे या लोग होते हैं, थोड़ा एनर्जी उनके पास ज्यादा भरी रहती है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास एनर्जी थोड़ी सी कम भरी रहती है। वही बात इसमें है, जिनके पास ऊर्जा ज्यादा रहेगा वो और गतिशील होंगे, जिसके पास ऊर्जा कम होगा वो थोड़ा कम गतिशील होगा। पहली चीज तो मान लीजिए इस वाले कण का काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और इस वाले कण की काइनेटिक एनर्जी क्या है? थोड़ी सी कम है इसके अपेक्षा। जब कोलिजन होता है, आपस में टकराव होता है इन कणों का, तो अपनी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर भी करते हैं। अपनी एनर्जी क्या करते हैं?
एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। कहने का मतलब एक कण में से अपनी कुछ ऊर्जा दूसरे कण को दे देता है। अब देखिए, अब ये गतिज ऊर्जा इसका ज्यादा है, इसका गतिज ऊर्जा कम है। जब कोलिजन हुआ, इसका आपस में टकराव हुआ, इस कण और इस कण का आपस में जब टकराव हुआ तो कुछ गतिज ऊर्जा इसने इसको अपने में से दे दिया। यानी तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था और कुछ अपनी ऊर्जा इसको इसमें से ट्रांसफर कर दिया, तो ये ज्यादा गतिशील हो गया। क्या हो गया? ज्यादा गतिशील हुआ। और ज्यादा गतिशील होने से अपना जो नेबर, अपने पड़ोसियों का जो एक गठबंधन था, जो एक दूसरे से जिस बल से जुड़े हुए थे, उस बल को तोड़ देता है। उस बल को क्या करता है? तोड़ देता है। मान लीजिए इस बल से आपस में जो आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है और इसमें एनर्जी थोड़ा ज्यादा आ गई, तो इस बल को क्या करता है? तोड़ के वायुमंडल में चला जाता है। अब क्या होता है? एकदम फ्री है, कहीं भी जाने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में गति करने के लिए वो स्वतंत्र है। यानी यह वायुमंडल में आने के बाद गैस की अवस्था में आ गया। किसकी अवस्था में आ गया? गैस की अवस्था में आ गया। गैस की अवस्था में आ गया। ऐसे ही ऊपरी सतह से एक गैस की अवस्था में इवापोरेशन शुरू होता है। ये कण गतिशील होते हैं, आपस में जब टकराते हैं तो क्या करते हैं? अपने ऊर्जा को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। और एक कंडीशन और होता है, ये कण जो होते हैं अपने नीचे, यानी उस सतह के नीचे जो जल के कण हैं, उनसे कुछ हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा ले लेते हैं। तीनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत पावरफुल होता है और ऊपरी सतह पर जो आते हैं इस सतह को छोड़ के क्या बन जाते हैं? गैस के स्टेटस में आ जाते हैं और भाप बन जाते हैं। समझ में आ गई हमारी बात? ऐसे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का क्या अंतर है इसमें और क्वथनांक में? बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझा। इसका कुछ उदाहरण हम दैनिक जीवन में क्या होता है इस पर फोकस करना चाहेंगे। एक बार और इसको देख लें। जैसे हमने बताया कि ये जो कण होता है इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। इस कण की गतिज ऊर्जा कम है। और ये दूसरे से कोलिजन हुए, जब गठबंधन हुए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसमें चला गया, ये ट्रांसफर कर दिया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इसमें। और एक कण अपने सतह के नीचे वाले जो जल के कण होते हैं उससे कुछ हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा लेके अपने सतह को छोड़ के कहा चला गया? गैस की अवस्था में चला गया। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। क्या होती है? ये प्रक्रिया ग्रेजुअली चलती रहती है। अब इसको एक तरह से और समझेंगे। एक फर्स्ट पर पानी गिरा दिया, इसको हमने पोछे से साफ नहीं किया। समझ गया हमारी बात? फर्स्ट पे मान लीजिए हमने थोड़ा सा पानी गिरा दिया, इसको पोछे से हमने साफ नहीं किया, लेकिन क्या है पानी फर्स्ट में वैसे पड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब ये पानी साफ हो जाएगा, अपने आप सतह से गायब हो जाएगा। क्लियर? घर में पोछा लगाया जाता है, फर्श गीला हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? यह सतह से गायब हो जाता है। यहाँ पे इवापोरेशन की प्रक्रिया काम करती है। इसके जो ऊपरी सतह के कण होते हैं आपस में टकराते हैं, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, और नीचे से उष्मीय ऊर्जा को लेके इससे सतह से बाहर निकल के वाष्प की अवस्था में आ जाता है। और यह प्रक्रिया ग्रेजुअली होती रहती है, लगातार होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि फर्श का पूरा पानी साफ हो जाता है। अब तो समझ गए होंगे कैसे होता है वाष्पन। वाष्पन का दैनिक जीवन में उपयोग कुछ देखें। जैसे इसमें एक चीज होता है शीतलता। शीतलता, इसको समझाएं शीतलता क्या है। जब ये इवापोरेट होते हैं, जब ये वाष्प की अवस्था में आते हैं और यहाँ से इन जल के कणों से कुछ उष्मीय ऊर्जा ले लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ उष्मीय ऊर्जा ले लेते हैं। जब ये इसमें से उष्मीय ऊर्जा निकल जाता है, यानी हीट एनर्जी निकल जाती है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है?
थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होगा तो आप जाने ही है कि इसका तापमान कम होने से ये थोड़ा सा ठंडा फीलिंग्स होगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी को कहते हैं शीतलता। ये जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, जो गैसीय अवस्था में आते हैं, जो आगमन की प्रक्रिया होती है, यह शीतलता भी देते हैं। यानी जब अणु बाहर निकलते हैं उष्मीय ऊर्जा को लेके, काइनेटिक एनर्जी को लेके, तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं, ठंडा। एक ठंडा का फीलिंग्स आपको होगा। एक उदाहरण को हम देखने का प्रयास करेंगे। आपने कभी पेट्रोल हाथ में लिया है कि नहीं लिया है? पेट्रोल लिए होंगे, नहीं पेट्रोल लिए होंगे तो कोई परफ्यूम, जैसे फॉग है, फॉग क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग परफ्यूम आपने लिया होगा। नहीं कुछ लिया होगा तो आपने लड़कियां जो नेल पेंट लगाती हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या करती हैं, एक नेल रिमूवर रखती है। इसको हाथ में आप ले लें, जो ही आप हाथ में लेंगे इस नेल रिमूवर को तो क्या होगा, कुछ देर के बाद तुरंत आपको ठंडा सा अनुभव होगा। क्या होगा, ठंडा सा अनुभव होगा। ऐसा क्यों हुआ, जो ये रिमूवर का जो कण है आपके हाथ से, आपके त्वचा से उष्मीय ऊर्जा लेके क्या करते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया में चले जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। और जब वाष्प बनते हैं तो आपकी हथेली की, आपके जो स्किन है, इसकी हीट एनर्जी को तो उन्होंने बाहर ले लिया। जब हीट एनर्जी इसमें से निकला तो हमारा जो सतह होता है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये अपने आप इवेपोरेशन होता रहता है। इसलिए परफ्यूम के ढक्कन को क्या किया जाता है, टाइट बंद कर दिया जाता है। यदि ढक्कन को खुला छोड़ दे तो क्या होगा, 2 दिन 3 दिन के बाद धीरे धीरे वो लगातार कम होता रहेगा। तो आपने देखा है नेल पेंट रिमूवर, पेट्रोल, तमाम ऐसी चीजें हैं, स्प्रे जो आप डिओडोरेंट लगाते हैं, फॉग जो डिओडोरेंट है, सारी चीजें क्या है, इवेपोरेशन होती रहती है लगातार, जिससे हमको ठंडे की फीलिंग्स आती रहती है। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में छत पे लोग पानी डालते हैं। गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, छत के ऊपर पानी डालते हैं। मान लीजिए छत है, छत के ऊपर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। गर्मी के दिनों में होता क्या है, जब छत के ऊपर हम पानी डाल देते हैं तो ये छत हमारा गर्म रहता है, इसमें उष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। तो ये जल के कण क्या होते हैं, एनर्जी लेते हैं किससे, छत के उष्मीय ऊर्जा से, छत के गर्मी से उष्मीय ऊर्जा लेते हैं और सीधे वो वाष्प की अवस्था में चले जाते हैं। जो ये वाष्प अवस्था में चले गए तो इसका सतह क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो समझ गए हमारी बात, क्यों छतों पे पानी डाला जाता है और किस तरीके से ठंडा होता है, इसका साइंस का लॉजिक क्या है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपने सुराही में पानी कभी पिया होगा, जरूर पिया होगा। आजकल तो फ्रिज का प्रचलन आ गया है, सुराही किसी के घर मिलेगा ही नहीं। पुराने समय में लोग सुराही रखा करते थे। मटका तो आपने जरूर देखा होगा। मटका आपने देखा होगा, मार्केट में जाते हैं, जो लस्सी बनाता है वो मटका वहां पे रखा रहता है। इस मटके में क्या होता है, सारा जल भरा होता है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मटके का जल क्यों ठंडा रहता है। वो भी कहा आपको इसका जवाब मिलेगा, इसी इवेपोरेशन में ही जवाब मिलेगा। मटके का जल क्यों ठंडा होता है, इसको समझे। गर्मी के दिनों में जो एयर होते हैं, बाहरी टेम्परेचर जो होता है वो शुष्क होता है। क्या होता है, शुष्क मतलब बहुत सूखा होता है, नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वायुमंडल में नमी क्या होता है, बिल्कुल नहीं रहता है। जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं चलती हैं। अब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इस बर्तन में, इस घड़े में बारीक छिद्र होते हैं, जो हमेशा अंदर से जल जो होता है इसी छिद्र के रास्ते बाहर की तरफ रिश्ता रहता है। जो ही बाहर की तरफ आएगा तो जो गर्म टेम्परेचर है इससे उष्मीय ऊर्जा लेगा। इन हवाओं से क्या लेगा, वो उष्मीय ऊर्जा। मान लीजिए यही एक जल का कण है, एक टपक के बाहर आ गया छिद्र के रास्ते, और जो ये हवा के संपर्क में आया इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। किससे, उष्मीय ऊर्जा लेने से। किससे, उष्मीय ऊर्जा लेने से। और क्या हो गया, ये भाप की अवस्था में चला गया। किस अवस्था में चला गया, भाप की अवस्था में चला गया।
ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। इससे से जल रिस कर बाहर आता रहता है, बाहरी टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेके और सीधे के सीधे वाष्प की अवस्था में चला जाता है। जो ही ये वाष्प की स्थिति में जाएगा, इसका जो टेम्परेचर होता है घड़े के अंदर का वो कम हो जाता है। जो ही जब टेम्परेचर कम होगा तो उस टेम्परेचर पे जल क्या होता है, ठंडा रहता है। क्लियर? अब समझ गया कैसे मटके का जल ठंडा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ का ग्लास, बर्फ का ग्लास या ठंडा पानी। आपने फ्रिज से पानी निकाला, बॉटल से, खूब चिल्ड वाटर, ठंडा पानी गिलास में रखा, तब तक आपको कोई मान लीजिए बुला दिया, आप चले गए किसी काम से, 2-4 मिनट बाद आए तो आके देख रहे हैं उस गिलास के बाहर जल की कुछ बूंदें चमकी लगी हुई हैं। ये सारी बूंदें दोनों साइड में, जहां तक जल रहेगा वहां तक जल के कण लगे रहेंगे। अब आप भाई परेशान है, हम छोड़ के भी गए हैं, क्या हमारा बॉटल, क्या हमारा गिलास क्या हो गया, लीक कर गया क्या, अंदर से पानी बाहर आ गया क्या? सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे उस गिलास से अंदर का जो पानी है वो बाहर कैसे आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों होता है, आइए इस लॉजिक को हम जाने। ये टेम्परेचर यहाँ पे जो बर्फ है या ठंडा पानी है, बहुत ही कम तापमान इसका है, और बाहर के वायुमंडल में जो हवाएं रहती हैं उसमें जल वाष्प की बूंदें रहती हैं। जल वाष्प की क्या रहती हैं, बूंदें रहती हैं। अब देखिए ये जो हवाएं हैं इनमें जल वाष्प की बूंदें होती हैं। ये बूंद ज्यों संपर्क में आती है ठंडे लेयर के, ठंडे सतह के संपर्क में ज्यों आती हैं, इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब ताप कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, द्रव की अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे, द्रव की अवस्था में आ जाएंगे। और यही द्रव की स्थान पे आने पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण होते हैं, ये इस दीवारों पे चिपक जाते हैं। अब तो आपका भ्रम दूर हो गया, ये पानी अंदर से बाहर नहीं गया, न ही हमारा ग्लास रिस रहा है या टपक रहा है या क्रैक हो गया है। कहां से जलवाष्प, जहां से पानी आए, तो इन वायुमंडल में जो हवाएं चल रही हैं, इनके अंदर जो जल वाष्प के कण है, जब ठंडी दीवारों से टकराई तो बूंद में बन गई। किस में बन गई, बूंद में बन गई और दीवारों से चिपक गई। अब एक रीजन और देखें, गर्मी के दिनों में हम सभी को सलाह दिया जाता है या हम सभी दूसरे को सलाह देता है कि सूती कपड़ा पहना कीजिए। गर्मी के दिनों में सभी लोग सूती कपड़ा पहनने का एडवाइस करते हैं। अच्छा वो छोड़िए, तो अलग बात है, मान लीजिए फर्श पे कहीं पानी गिरा हुआ है, हमको उसको साफ करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा दे दिया जाए, एक रेशम का कपड़ा दे दिया जाए, एक वूलन का कपड़ा दे दिया जाए, एक रेयान का कपड़ा दे दिया जाए, तमाम कपड़े दे दिए जाए अलग अलग उस रेशे से बने हुए। जब उसको हम साफ करते हैं तो देखते हैं पानी कौन अच्छा सोखता है, वो कॉटन का जो कपड़ा होता है वही हमारे लिए उपयुक्त होता है, पानी को सुखाने के लिए वही उपयुक्त होता है। उसका रीजन है, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में क्यों सूती कपड़ा पहना जाता है। अब देखिए, मानव शरीर है, मान लीजिए हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क कर दिए, थोड़ा सा कठिन काम कोई कर दिए, ज्यादा दूर पैदल ही चल लिए, तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेट का मतलब पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा गर्मी के दिनों में मेहनत का काम कर दें तो पूरे शरीर में हमारा क्या हो जाती है, स्वेटिंग होती है, पसीना निकलने आता है। हम मान लीजिए बिजी हैं किसी काम को करने में, पसीने को पोंछ नहीं पाए, वैसे कैसे पसीना पड़ा रहा चेहरे पे या फिर कपड़े के अंदर, पसीना वैसे पड़ा रहा। कुछ समय बाद आप देखेंगे, ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि वो पसीना क्या हो गया, सूख गया और हमारा शरीर ठंडा हो गया। अनुभव किए कि नहीं किए हैं? सभी लोग लगभग इस चीज का अनुभव किए होंगे कि यदि पोछा न हो जाए तो कुछ देर में हमारा शरीर
का पसीना सूख जाता है और हमको ठंडा महसूस होने लगता है। इसका कारण क्या है समझे? जो ये पसीना हमारे शरीर में होता है, ये पसीना हमारे शरीर से हीट एनर्जी लेके, उष्मीय ऊर्जा लेके गैस के स्टेज में आते हैं, गैसीय अवस्था में आते हैं और ये बाहर वायुमंडल में निकल जाते हैं। अब मान लीजिए स्वाभाविक है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से जब गर्मी निकलेगी तो क्या होगा? हमको ठंडा महसूस होगा। सेम वही प्रोसेस होती है। यह जो गर्मी के कण है, जो स्वेट के कण हैं, वो शरीर के उष्मीय ऊर्जा से क्या होते हैं? बाहर किस रूप में? वाष्प रूप में निकलने लगते हैं और सूती कपड़ा से थोड़ा ज्यादा आसानी से निकलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूती कपड़ा पहनना चाहिए जिसका वाष्प आसानी से निकल सके। और जब हमारे शरीर, हमारे त्वचा की उष्मीय ऊर्जा कम होगी तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। आपने ऐसा भी देखा होगा, किसी गर्म चीज को हमने टच कर दिया, छू लिया, ओ मेरी उंगली जल गई। जब उंगली जल गई तो क्या करते हैं? दौड़े जाते हैं, फ्रिज के आइस क्यूब निकालते हैं और इस पे रगड़ते हैं ताकि इसकी जलन कम हो। गांव में आपने देखा होगा, जिनके वहां फ्रिज नहीं है तो ठंडे पानी बाल्टी में या पानी का धार इस पे गिराते हैं। देखे हैं नहीं देखे हैं? जो ही हमारा ये सतह, ये मेरा अंगुली किसी गर्म चीज के आने पे यदि ये जल जाए तो हम फौरन बर्फ का टुकड़ा खोजते हैं कि बर्फ का टुकड़ा मिल जाए, उस पर क्या करते हैं? उसको रगड़ते हैं। रीजन क्या है? जब बर्फ का टुकड़ा इस पर रगड़ते हैं, ये हमारी जो फिंगर है, जो जली हुई फिंगर है, उसकी वजह से पूरी की पूरी उंगली हमारी हीट हो गई। यहाँ जला तो जलने से पूरी की पूरी उंगली हमारी क्या हो गई? हीट हो गई। जब हीट हो गई, अब बर्फ का टुकड़ा जब इसे रब कर रहे हैं, इसको रगड़ रहे हैं, तो यह उष्मीय ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर रहा है? इस बर्फ को ट्रांसफर कर दे रहा है। जो ये टेम्परेचर है वो बर्फ क्या कर रहा है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे वह द्रव की अवस्था में बदलता जा रहा है। यानी गर्मी को लेकर बर्फ किस